हेलो नमस्कार बच्चों। शिक्षा हब चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 का आज हम डिस्कशन करने वाला है। इजी एक्सप्लेनेशन होगा और साथ साथ इसके साथ नोट्स भी होगा। ये फुल्ली एनसीईआरटी बुक से हम लोग कवर कर रहे हैं। आज चैप्टर 4 का हम करेंगे। चैप्टर 4 का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दोस्तों चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर कौन है? चैप्टर है 4, क्लास 10 साइंस, और इस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन कर लेंगे। और ये जो होगा ऑनलाइनर फॉर्म में होगा, जो किसी भी एग्जाम के लिए, खास करके गवर्नमेंट एग्जाम करने के लिए, स्कूल में जो एग्जाम होता है एमसीक्यू लेवल पर, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिक कवर करेंगे जितने भी हो सकता है, ए टू जेड ऑनलाइनर, है ना। जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए भी अच्छा है, जो एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है, एसएससी के लिए हो गया, रेलवे के लिए हो गया, सीटेट एग्जाम में, कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ऑनलाइन फॉर्म होगा बेस्ट और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहला बेसिक में हम लोग कार्बन में क्या जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। अब कार्बन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। क्योंकि कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2,4 लिखते हैं। तो बाहरी वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है, क्योंकि बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका वैलेंसी 4 है। अगर वैलेंसी 4 है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंट, ठीक है। कार्बन जो है अपना जो बॉन्ड बनाता है वो कोवैलेंट नेचर का होता है। कोवैलेंट इसलिए क्योंकि वो न तो गेन करके बनाता है, न ही लॉस करके इलेक्ट्रॉन बनाता है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बनाता है। इस वजह से कार्बन जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है, इस वजह से उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पूरी तरह से हमने पहले भी बताया कि एनसीईआरटी बुक की ए टू द पॉइंट हमने लिखा है और उसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी बाद में जुड़े हैं वो भी कृपया ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ अभी हमने बताया कि जो बॉन्ड शेयरिंग होता है किसी भी एटम का बॉन्ड बनाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि जो कार्बन के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं 4 चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन से रिलेटेड ही सारी बातें होगी इस चैप्टर में, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड उसको बोलेंगे जो क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट बात है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन शेयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो होता है कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब एक बात यहाँ पर समझने होगा कि ऑक्टेट क्यों पूरा करना चाहता है? क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है वो स्टेबल रहना चाहता है, इसीलिए वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए पास वाले जो अक्रिय गैस होते हैं, नोबेल गैस, उसके जैसा बनने की कोशिश करता है, ठीक है। अब कार्बन जो शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, जैसे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये इस तरह से सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। आगे हम डिस्कस करते हैं। मीथेन जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है और साथ साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड भी है, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन से कंबाइन करके ये कंपाउंड बन रहा है मीथेन। तो सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा, क्योंकि CH4 है तो 4 गो कार्बन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए होगा जरूरी, और यही चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। इस वजह से यह सिंगल बॉन्ड होगा और कोवैलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन जो बनाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये बोलेगा कोवैलेंट बॉन्ड। उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट केवल, ठीक है। मीथेन जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, कोवैलेंट होता है। इथीन जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर होगा, और इथाइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। आगे बढ़ते हैं।
इसमें देखिए कार्बन के, अब हम लोग एलोट्रोप की बात करने वाले हैं। तो कार्बन के मुख्य रूप से 3 एलोट्रोप होते हैं, डायमंड, फ्लोरीन, ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन, ये 3 एलोट्रोप होते हैं। अब हार्डेस्ट इसमें नेचुरल सब्सटेंस में कौन होता है? डायमंड। यानी पृथ्वी पर प्राप्त जितने भी वस्तुएं उन सारे सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कौन है? डायमंड। अब जो ग्रेफाइट होता है उसके बारे में है कि ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट का हालांकि यूज लेड में भी होता है, पेंसिल बनाने में, ये सब। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। यानी डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या वैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया, देखिए एलोट्रोप ऑफ कार्बन जो है ग्रेफाइट है, डायमंड है और फ्लोरीन है। फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C60, एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लोज कार्बन केज। C60 एक फुटबॉल की तरह समझिए। ठीक है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी जो मुलायम होता है और स्लिपरी यानी बहुत फिसलदार होता है, इसकी सतह है ग्रेफाइट की होती है। आगे बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में। कार्बन के जो प्रॉपर्टी है, जो बॉन्ड बनाने की, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बॉन्ड बनाता है कार्बन, उसको कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कोवलेंट बॉन्ड का, जनरली वो समांतर लो होता है अदर जो बॉन्ड होते हैं, जैसे कि हो गया आयनिक बॉन्ड हो गया, उसके कंपेरिजन में। सोलुबिलिटी जो होता है कोवलेंट कंपाउंड का, वो होता है इनसोलुबल होता है, यानी पानी में वो सोलुबल नहीं होता है, वाटर में सोलुबल नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, इसका कहने का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जा पाता है कि नहीं जा पाता है वैसे कंपाउंड में, तो ये पुअर देखने को मिलता है ना। कोवलेंट बॉन्डिंग इज सीन इन, कोवलेंट बॉन्ड जैसा कि शुरू में चर्चा हो चुका है कि कोवलेंट बॉन्ड हमको कहाँ देखने को मिलता है? कार्बन के ही कंपाउंड में ज्यादातर हमको देखने को मिलता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, हाँ, ये कहाँ से है? सारे एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ये टू द पॉइंट है। इसमें कार्बन और कार्बन के कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल शिक्षा आपको सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पर। हाइड्रोकार्बन कंटेन ओनली वन कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसमें एकमात्र केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, यानी उसमें केवल 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। अब जो कंपाउंड बनेगा कार्बन का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनेगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना। तो हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? एल्केन होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड रहता है। जनरल फार्मूला एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अल्कीन और अल्काइन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रूप में जाने जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। एल्कीन का क्या फार्मूला होगा? CnH2n होगा। अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है। इथेनॉल का, इथेनॉल जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? अल्कोहल का एग्जाम्पल है। और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का क्या होता है? वो OH होता है। OH अगर किसी कंपाउंड में लगा है कार्बन का, तो अल्कोहल समझते हैं उसको। फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH होता है। आगे हम बात करते हैं अल्डिहाइड के बारे में। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO होता है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? देखो होमोलोगस सीरीज देखिए सेम फंक्शनल ग्रुप और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होता है। फंक्शनल ग्रुप जिनका सेम रहता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहता है? वो भी सेम ही रहता है। अल्कोहल, अल्कोहल जो सीरीज होता है उसका पहला मेंबर कौन होता है, यानी पहला कंपाउंड कौन बनता है? मिथेनॉल बनता है। विनेगर रहता है, उसमें कौन सा एसिड रहता है? एसिटिक एसिड रहता है। CH3C डबल OH जो होता है उसको हम लोग इथेनोइक एसिड कहते हैं। इथेनोइक एसिड का जो फार्मूला है CH3COOH, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH लगा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो उसमें पहला जो ग्रुप बनता है इसमें इथेनोइक एसिड बनता है। CH3OH का जो है
आईयूपीए का नेम क्या है? मिथेनॉल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड, यानी कार्बन के कंपाउंड रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कंबशन करते हैं तो क्या देते हैं? हाइड्रोकार्बन का अगर कंबशन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, वाटर देते हैं और हीट देते हैं। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन जनरली होता है, इस वजह से अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो कंबशन होगा वहाँ पर, और कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। अब जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जलने के बाद ब्लू फ्लेम देते हैं, नीला कलर का फ्लेम देते हैं। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो येलो कलर का सूटी फ्लेम के साथ जलते हैं। अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। सब दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। एसिड और बेस के साथ जो रिएक्शन होता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम से तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। एस्टरिफिकेशन क्या होता है? अल्कोहल को जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमको प्राप्त होता है ईस्टर और वाटर प्राप्त होता है। ईस्टर का जो हम गंध होता है, स्मेल होता है, वो मीठा होता है। इस वजह से हम लोग इसको परफ्यूम में यूज करते हैं। मीठा का ये मतलब नहीं होता है खाने जैसा मीठा, मीठा का मतलब सुगंध में अच्छा होता है ना। फ्रूट का जो अच्छा स्मेल होता है ना, उसी के स्मेल के जैसा हम कह सकते हैं। सैपोनिफिकेशन क्या होता है? ईस्टर का और बेस के साथ जब रिएक्शन होगा तो अल्कोहल और सोप बनता है। इस रिएक्शन को हम लोग सैपोनिफिकेशन कहते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कौन काम करता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इथेनॉल का यूज किया जाता है कहाँ पर? इथेनॉल का यूज किया जाता है एज ए फ्यूल, एंटीसेप्टिक एंड सोलवेंट के रूप में यूज किया जाता है। आगे हम बात करते हैं। अल्कोहल को जब हम लोग कंबशन रिएक्शन करवाते हैं, अल्कोहल को बर्निंग करता है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3C OH होता है। रिएक्शन यूज इन सोप फॉर्मेशन, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें क्या बनता है? साबुन का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन बोलते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं सोप और डिटर्जेंट के बारे में। अगला टॉपिक है सोप बनता है, यानी ऑयल। ऑयल जानते हैं कि हम लोग ऑयल में जो फैट रहता है और प्लस उसके साथ बेस अल्कली। अल्कली जो होता है जो वाटर में सोलुबल होता है, अल्कली के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? तो सोप बनता है। डिटर्जेंट क्या होते हैं? सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, यानी सल्फोनिक एसिड वाला सोडियम के साथ जो साल्ट होते हैं वो डिटर्जेंट कहलाते हैं। सोप जो होता है हार्ड वाटर के साथ वर्क नहीं करता है, हार्ड के साथ वर्क नहीं करता है। हालांकि जो डिटर्जेंट होता है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ आसानी से रिएक्शन करता है, ठीक है। आगे बच्चे बढ़ते हैं हम लोग। मिसेल का जो फॉर्मेशन होता है वो सोप मॉलिक्यूल चारों तरफ से एक डर्ट के से समान घिर जाता है। तो उसी को जैसे यहाँ पर ऐसे देखा होगा चित्र में, एनसीईआरटी बुक में इस तरह से बना के दिया हुआ है ना, इस तरह से मिसेल्स कहते हैं उसको। अब उसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जो वाटर की तरफ रहता है उसका हेड, और एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो वाटर की तरफ होता है टेल। एक तरफ इस तरह से होता है ना। डर्ट गेट रिमूव्ड, तो डर्ट यानी जो गंदगियां हैं उसको मिसेल के एक्शन के द्वारा क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। जैसे मिसेल बनता है तो ये हो जाएगा टेल और ये हो जाएगा हेड। तो वाटर लविंग पार्ट, ये वाटर के लविंग पार्ट है, और ये क्या होता है? वाटर हेटिंग पार्ट होता है टेल। अब हम लोग इस चैप्टर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस कर लेते हैं जो कि किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ध्यान से देखने को मिलता है।
अक्सर पूछा जाता है। देखिए इसमें पहला है कोवेलेंट कंपाउंड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सवाल यही पूछा जाता है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं। तो इसका जवाब है कि उसके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर नो फ्री आयंस, यानी उनके पास कोई आयन का फॉर्मेशन नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिए कि जब भी कहीं इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर कंडक्ट हो रहा होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो आयन की वजह से ही होता है। जैसे कोई भी साल्ट पानी में डाल देते हैं तो उसमें आयन फॉर्मेशन बनेगा ना, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इस वजह से अगर कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर भी आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड बिकॉज ऑफ कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंस प्रोडक्ट, यानी कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हैं। पहला बार तो अमोनियम साइनाइड से बनाया गया था यूरिया को, जैसा कि आप लोग जानते हैं। कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी यही दो ऐसा प्रॉपर्टी है कार्बन के पास जिसके द्वारा कार्बन जो है आज बहुत मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं। यानी सारे तत्वों को एक साथ रखा जाएगा और कार्बन को अकेलौता रखा जाएगा तो भी कार्बन के जितने कंपाउंड है वो सारे तत्वों के कंपाउंड से ज़्यादा ही हो जाते हैं। यही दो मेन प्रॉपर्टी पढ़ना है। अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता क्या है, तो ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन को जो है ना लॉन्ग फॉर्म बनाने की क्षमता रखता है। एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन, यानी लंबी लंबी श्रृंखला कार्बन के बनाने की क्षमता रखता है, उसको बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। आगे बात करते हैं हम लोग। डायमंड डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, अब डायमंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। शुरू में बताए थे कि कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा तो उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। क्योंकि डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। वेरीफाइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वहां पर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन जो होते हैं वो किस रूप में दिखाई देते हैं हमको, या फिर कंपाउंड बनते हैं तो एक चेन के रूप में रहते हैं, रिंग फॉर्मेशन करते हैं, ब्रांच बनाते हैं। ब्रांच मतलब कि एक कार्बन इस तरह से जुड़ गया और उसके ऊपर भी एक कार्बन या दो कार्बन कितना हो जुड़ सकता है, तो उसी को बोलते हैं ब्रांच करके कंपाउंड बनाता है। रिंग फॉर्मेशन जैसा कि हम लोग इस तरह से कोई देखे हैं, इस तरह के साइक्लोहेक्सेन बनाता है ना। कंबसन इज ए टाइप ऑफ, कंबसन किस प्रकार का रिएक्शन है, तो कंबसन जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहला चैप्टर में हमने पढ़ा था कंबसन जो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। चैनल पर अभी तक बने हैं, वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए जाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।